गरीब माँ की अमीर बेटियां। गरीब माँ की दो अमीर बेटियां। ये कहानी गायत्री और उसकी दो बेटियों की है। एक लंबी बीमारी के चलते गायत्री के पति अशोक का देहांत हो गया था। अब पूरे घर की जिम्मेदारी गायत्री के कंधों पर आ गई थी, जिसके चलते गायत्री ने सिलाई का काम शुरू कर दिया। अब वे घर पर रखी पुरानी सिलाई मशीन से लोगों के कपड़े सिलने लगी, जिससे जैसे तैसे उसके घर का खर्चा निकल जाता था। बेटा, तेरी पढ़ाई हो गई हो तो मेरी थोड़ी मदद कर दे। मैंने एक सूट सिलकर रखा है, उसकी तुरपाई कर दे। आज शाम तक उसे देना है। हाँ माँ, मेरे स्कूल का काम थोड़ा ही बचा है, इसे करके मैं तुरपाई कर दूंगी। ठीक है, पहले तू आराम से अपनी पढ़ाई का काम कर ले, फिर इसे कर देना। सुमन जल्दी जल्दी अपना स्कूल का काम कर रही थी। इतने में गायत्री की बड़ी बेटी दिव्या भी फैक्ट्री से वापस आ जाती है। फिर दोनों बहनें मिलकर गायत्री के सिले हुए सूट में तुरपाई करने का काम करने लगती है और जल्दी जल्दी उसे पूरा कर देती है। तभी बाहर से किसी की आवाज आती है। गायत्री, ओ बहन गायत्री, मेरे कपड़े तैयार हो गए क्या? हाँ हाँ, हो गए हैं बहन, आजा। गायत्री सारे कपड़े उस औरत को देती है और वो औरत पैसे देकर वहां से चले जाती है। तुम दोनों मदद नहीं करती तो आज इसके कपड़े समय पे ना दे पाती। चलो, तुम दोनों को भूख लगी होगी, मैं अभी खाना बना देती हूँ। क्या माँ, आप भी तो सुबह से इस मशीन पर काम कर रही हो। आप रुको, आज का खाना मैं बना देती हूँ। हाँ हाँ माँ, मैं और दीदी मिलकर खाना बना लेंगे। आज तो तुम दोनों हो, कल जब तुम ससुराल चले जाओगी तब सब काम मुझे ही करना पड़ेगा। माँ, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मैं तुम्हें अपने ससुराल साथ ले जाऊंगी। क्यों क्यों, आप क्यों? माँ को मैं अपने साथ ससुराल लेकर जाऊंगी, क्योंकि माँ तो मुझसे ज्यादा प्यार करती हैं। ऐसे सब खुशी खुशी रह रहे थे। एक दिन, माँ, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं जिस फैक्ट्री में काम करती हूँ, वहाँ राहुल नाम का एक लड़का काम करता है और हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो हम शादी करना चाहते हैं। गायत्री की आंखों में खुशी के आंसू थे। मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई, अगर ऐसा ही है तो तू उसके माता पिता को यहाँ बुला ले, सब मिलकर बात कर लेंगे। अगले हफ्ते राहुल और उसके माता पिता दिव्या के घर आते हैं। दोनों परिवार वाले उनके रिश्ते को मंजूरी दे देते हैं और कुछ दिनों बाद राहुल और दिव्या की शादी हो जाती है। दिव्या अगले दिन राहुल के साथ पग फेरे की रस्म के लिए अपने घर आती है। माँ, मैं आपको और सुमन को अपने साथ अपने घर ले जाने आई हूँ। अभी सुमन की पढ़ाई भी नहीं हुई और आप भी कब तक ऐसे कपड़े सिलती रहोगी? राहुल और मैं दोनों काम करते हैं, हम दोनों सब संभाल लेंगे। तभी राहुल अंदर आता है और दिव्या को खींचकर बाहर ले जाता है। ये सब तुम क्या बोल रही हो? माँ और सुमन हमारे साथ रहेंगे? उनका ये घर है तो सही। हाँ, लेकिन इसके बारे में तो मैंने पहले ही तुमसे बात की है। तब तो तुमने मेरी हाँ में हाँ मिलाई थी। और 1-2 साल की तो बात है, उसके बाद छोटी पढ़ लिख कर खुद अपना घर संभाल लेगी। लेकिन तब तक तो हम उनको अपने साथ रख सकते हैं। आखिर मैं उनको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। तो ठीक है, जब तक तुम्हारी बहन की नौकरी नहीं लग जाती तब तक तुम यहीं रहो और उन दोनों का ध्यान रखो। उसके बाद मेरे घर आ जाना। उन दोनों के बीच चल रही उनकी बहस गायत्री और सुमन सुन लेते हैं। थोड़ी देर बाद जब दिव्या और राहुल अंदर आते हैं तो गायत्री कहती है,
बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों हमें अपने साथ रखना चाहते हो, लेकिन हमारे यहाँ बेटी के ससुराल रुकना पाप है, इसीलिए तुम्हारे घर नहीं रह सकते। वैसे भी हम दोनों का खर्चा तो मेरी सिलाई मशीन से आराम से हो जाएगा, तुम हमारी चिंता मत करना। अब सुमन की पढ़ाई को समय ही कितना रह गया है, उसकी नौकरी जल्दी ही लग जाएगी। और हाँ, तुम्हें जब हमारी याद आए तो हमसे मिलने आ जाना। माँ, जैसा आप ठीक समझो, और आप दिव्या की चिंता मत करना। इसे जब भी आपकी याद आएगी मैं इसे आपके पास ले आऊंगा। आप अपना ध्यान रखना। अभी हम चलते हैं। राहुल और दिव्या अपने घर चले जाते हैं। माँ, शादी के बाद सब कितना बदल जाता है। मैं कभी ऐसे लड़की से शादी नहीं करूंगी जो आपको मेरे साथ ना रहने दे। मुझे आपसे जरूरी और कुछ भी नहीं। गायत्री सुमन को गले से लगाती है। तू अभी ये सब चिंता मत कर, बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। माँ, अगले साल जब मेरी नौकरी लग जाएगी तब घर का सारा खर्चा मैं संभालूंगी। फिर तुम्हें इस मशीन पर काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही समय बीतता रहता है और सुमन की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाती है और उसके बाद सुमन को एक कंपनी में नौकरी मिल जाती है। अब सुमन घर का सारा खर्चा संभालने लगी थी। कुछ महीने बाद सुमन को अपनी कंपनी में एक अमीर लड़के से प्यार हो जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। एक दिन, चलो माँ, मैं और मुकेश जी आपको अपने साथ अपने घर ले जाने आए हैं। मैं आपको यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकती। सुमन अपनी माँ को अपने साथ अपने ससुराल ले जाती है और उसका ध्यान रखती है। लेकिन कुछ महीने बाद मुकेश और सुमन की सास उसकी माँ को उसके घर छोड़ने को कहने लगते हैं। मुझे तो लगता था तुम्हारी माँ कुछ दिन के लिए यहाँ आई है। इनके यहाँ होने से मुझे अपना घर अपना नहीं लगता। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? माँ तो तुम्हें कभी कुछ नहीं बोलती। मुकेश बिना कुछ बोले ऑफिस चला जाता है। उसी शाम, देख बहू, मेरे बेटे ने तुमसे शादी की है। तुम्हारी माँ का ठेका नहीं लिया। तुम्हें पता भी है कितना खर्चा होता है। वो कुछ बोलता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने पूरे खानदान को यहाँ ले आओ। माँ जी, ये सब बातें मैंने पहले ही इनसे की थी। मैं अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकती, और अगर खर्चे की बात है तो मैं भी नौकरी करने लगती हूँ। वैसे भी मुझे काम ना करने को आपने ही बोला था। तभी मुकेश भी घर आ जाता है। अपनी माँ को यहाँ रखने का इतना ही शौक है तो तुम भी यहाँ से जा सकती हो। ये सब बातें गायत्री सुन रही थी। वह अपना सामान लेती है और सबको अलविदा बोल वहाँ से अपने घर आ जाती है। सुमन को इस बात का बहुत बुरा लगता है। अब वह हर 15 दिन के बाद अपनी माँ को मिलने उसके घर आ जाती थी और उन्हें खर्चे के लिए कुछ पैसे भी दे आती थी। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन अचानक गायत्री की तबीयत खराब हो गई। जब सुमन को इस बात का पता चलता है तो वह अपना सामान लेकर कुछ दिन माँ के पास रहने के लिए आने लगती है। अरे, इतना बड़ा बैग कहाँ लेकर जा रही हो? माँ की तबीयत खराब है, उनकी देखभाल करने के लिए मुझे वहाँ रुकना पड़ेगा। न जाने कितने दिन लग जाए। अच्छा, तो यहाँ माँ का ध्यान कौन रखेगा? लेकिन माँ की तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, उनको क्या हुआ है? वैसे भी घर में काम करने वाले हैं और तुम भी तो हो। मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हें उनसे मिलना है तो मिलकर आ जाओ, वहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरी माँ बीमार है और उन्हें मेरी जरूरत है। मैं उनके पास ही रुकूंगी। आप चाहे कुछ भी बोलो, बहुत सुन लिया मैंने। जैसे आपको आपकी माँ प्यारी है, मुझे भी मेरी माँ उतनी ही प्यारी है। मैं जा रही हूँ।
सुमन अपना बैग उठाकर अपनी माँ के पास आ जाती है और उनको डॉक्टर को दिखाती है और उनका पूरा ध्यान रखती है। एक दिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि शादी के बाद दीदी इतना बदल जाएगी। जब से उनकी शादी हुई है उन्होंने तो हमारी तरफ देखा तक नहीं। हम किस हालत में हैं, कैसे हैं, उनको कोई मतलब नहीं। जहाँ तक कि वो मेरी शादी में भी एक दिन के लिए ही आई। बेटा, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। हमारी दिव्या ऐसी तो नहीं थी कि हमसे मिलने भी ना आए। तू एक बार वहाँ जाकर देखा, वहाँ सब ठीक तो है ना? अपनी माँ के कहने पर सुमन दिव्या से मिलने उसके ससुराल जाती है। सुमन देखती है कि दिव्या पहले जैसी बिल्कुल नहीं थी। वो बहुत कमजोर और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बने थे। दीदी, ये आपने अपनी क्या हालत बनाई है? क्या हुआ आपको? और आप हमसे मिलने क्यों नहीं आती? घर पर दिव्या के अलावा और कोई नहीं था। तुम्हें क्या बताऊं सुमन, ये लोग जितने अमीर हैं दिल के उतने ही गरीब। और राहुल, इसका तो रूप मुझे शादी के बाद दिखाई दिया। तुम्हें पता है सुमन, राहुल की पहले एक पत्नी थी जिससे इनका तलाक हुआ है और ये रात को हर रोज शराब पीकर घर आते हैं और मुझे बहुत मारते हैं। अगर मुझे ये सब पहले पता होता तो मुझसे शादी कभी नहीं करती। ऊपर से मेरी सास मुझे कहीं जाने नहीं देती और ना ही मुझे कोई पैसे देती है। अब मैं यहाँ और नहीं रहना चाहती। मुझे अपने साथ माँ के पास ले चल। ये सब सुन सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ दीदी, आप चलो मेरे साथ। दिव्या सुमन के साथ अपना ससुराल छोड़ अपनी माँ के पास चली जाती है और राहुल को तलाक दे देती है। कुछ दिनों बाद मुकेश को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सुमन के पास आकर अपनी गलती की माफी मांगता है और गायत्री से भी बात करता है। अब सुमन और मुकेश हर महीने अपनी माँ से मिलने घर आते और कुछ पैसे भी उन्हें देते। कुछ समय बाद दिव्या की शादी अमित नाम के लड़के से हो जाती है, जो बहुत अच्छा लड़का था। दिव्या और अमित गायत्री को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। रूपा खेतों से चारा लेकर घर पहुंचती है। अरे रूपा बेटा, आ गई तू। मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। अब से तुम्हें खेतों से चारा लाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों मामा जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? वैसे भी मैं चारा नहीं लाऊंगी तो हमारी गैया खाएगी क्या? हाँ, वो सब हम देख लेंगे बेटा। मैंने तेरा रिश्ता पक्का कर दिया है और लड़के वाले बहुत अच्छे हैं। वो तुझे रानी बनाकर रखेंगे। ऐसा बोलते ही रूपा के मामा गिरधारी लाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। 9 साल पहले ही रूपा ने अपने माँ बाप को खो दिया। तब से वो अपने मामा मामी के साथ रहती थी। उसकी मामी बहुत लालची औरत थी और उसकी बेटी भी अपनी माँ की तरह थी। पर रूपा के मामा एक बहुत अच्छे इंसान थे और वो रूपा से बहुत प्यार करते थे। आशा, रूपा के लिए बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया है। क्या कहा तुमने? इस मनहूस के लिए अच्छे घर से रिश्ता? आप ऐसा करो, हमारी बेटी काजल का रिश्ता वहां करो। इसका तो कहीं भी कर देंगे। अरे मेरा मतलब परिवार वाले बहुत अच्छे हैं, लड़का भी ठीक ही है। अच्छा, तो ऐसा बोलो ना। हाँ, वैसे भी इस मनहूस के लिए अमीर घर का रिश्ता आ भी नहीं सकता। अरे वो लोग बड़े ही सीधे साधे हैं और एक छोटे से समारोह में ही रूपा को अपनी बहू बनाना चाहते हैं। उनको ये भी बोल देना कि हमारे पास उनको देने के लिए कुछ नहीं है। अरे उनको कुछ नहीं चाहिए, वो लोग कल ही यहाँ रिश्ता पक्का करने आएंगे। तुम घर की साफ सफाई और खाने पीने का सब देख लेना। अरे जिसको देखने के लिए आ रहे हैं वो ही सब कर लेगी ना, भला हम क्यों अपने हाथ घिसे? वैसे भी पूरा दिन आराम ही करती रहती है वो। अरे तुम दिन रात बस रूपा को कोसने का ही काम करती रहती हो। अरे तुम्हें कोई और काम है भी या नहीं?
रूपा ये सारी बातें सुन रही थी, इसलिए रूपा तुरंत ही झाड़ू लेकर सफाई करने में लग जाती है। सारे पर्दे धोकर सुखाकर उन्हें वापस लगाती है और किचन की भी साफ सफाई करती है। और इतना सारा काम करने के बाद वो बेचारी बुरी तरह से थक जाती है और रात को सारा काम खत्म करके वो सो जाती है। अगली सुबह, अरे महारानी अब उठ भी जा, सारा काम तुझे खुद ही करना है, हम यहाँ पे तेरा नौकर नहीं है। रूपा जल्दी से उठती है और रसोई में जाकर लड़के वालों के लिए सामान बनाने लगती है। दोपहर तक लड़का और उसके परिवार वाले घर आते हैं। रूपा को देखकर वो तुरंत ही उसे अंगूठी पहना देते हैं। रूपा के हाथ में हीरे की अंगूठी जगमगा रही थी। ये देखकर काजल की आंखें फट जाती हैं। अरे अपनी अंगूठी तो दिखाओ, देखने में तो ठीक लग रही है। रूपा अपनी अंगूठी काजल को दिखाती है। हाँ, हीरे की अंगूठी, इसकी किस्मत में कहाँ? खोलकर तो दो, माँ को दिखाऊं। रूपा अंगूठी निकाल ही रही थी कि तभी उसके मामा वहां आते हैं। अरे बेटा, इसे मत निकालो, सगाई की अंगूठी ऐसे नहीं निकालते बेटा। काजल, तुम जाओ, तुम्हें तुम्हारी माँ बुला रही थी। काजल वहां से चली जाती है। रूपा बेटी, मैं जानता हूँ कि तेरी मामी और काजल दोनों कैसी हैं, इसलिए मैंने उन्हें नहीं बताया कि तेरे ससुराल वाले बहुत अमीर लोग हैं। मैंने उनसे प्रार्थना करी थी कि वो सीधे सादे तरीके से अपने बेटे की शादी तुमसे कर दे। बेटा, मैं बस इतना कहूँगा कि चाहे जो कुछ हो जाए, उन्हें कभी दुखी मत करना। मामा जी, मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगी। और रूपा अपने मामा के गले लगती है। फिर 10 दिन के अंदर ही रूपा की शादी नीरज से हो जाती है। रूपा जब अपने ससुराल आती है तो वो हैरान हो जाती है। वो सचमुच महलनुमा घर था। मामा ने उसे ये तो बताया था कि वो लोग अमीर हैं, लेकिन इतने अमीर होंगे ये देखकर उसे हैरानी हो रही थी। आओ बेटी आओ, तुम्हारा ही घर है, तुम्हारा इस घर में स्वागत है बेटी। आज से तुम इसे अपना ही घर समझना। जी मम्मी जी। उसके बाद रूपा की सास अपनी बहू को खानदानी हार और कंगन देती है, जिन्हें पहनकर रूपा एकदम महारानी लग रही थी। फिर रूपा और नीरज कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने चले जाते हैं और कुछ दिनों के बाद वो वापस आते हैं। माँ जी, मैं मामा जी से मिलने उनके घर जाना चाहती हूँ। हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम आज ही नीरज के साथ जाकर मिलाना। शादी के बाद रूपा पहली बार अपने मामा के यहाँ आई थी। उसे महंगी पहनी साड़ी देख और बहुत सारे सोने के गहने पहने हुए देख उसकी मामी और काजल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हे भगवान, इतना सोना पहनकर आई हो, ये सब असली भी है या नकली है? मामी जी, ये सब असली है। क्या सही कह रही हो? क्या ये सब कुछ असली है? अरे जरा इधर तो दिखा, मैं भी तो देखूं, इतना सारा सोना भी किसी के पास होता है क्या? तभी रूपा के मामा रूपा को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। अरे अब इसी से गले मिलते रहोगे या जमाई जी से भी मिलकर आओगे? गिरधारी लाल रूपा को भी अपने साथ ले जाता है और नीरज के पास जाकर कमरे में सब लोग बैठ जाते हैं और उनसे बातें करते हैं। तेरे पिता तो बोल रहे थे बेटा कि लड़के वाले ठीक ठाक हैं। अरे लेकिन ये तो बहुत अमीर है, देखो तो रूपा को कितना सारा सोना डाला हुआ है इन्होंने। माँ, इसका मतलब वो सगाई की अंगूठी भी असली हीरे की थी। तभी गिरधारी लाल आशा को आवाज लगाता है। अरे आशा, काजल, कहाँ रह गए तुम दोनों भाई? कुछ चाय नाश्ता तो ले आओ। फिर आशा चाय बनाती है और सबके लिए लाती है। कुछ देर के बाद रूपा और नीरज अपने घर लौट जाते हैं। हाँ जी, अब तो खुश हो ना मुझसे झूठ बोलकर? तुमने उस भिखारन को अमीर घर में भेज दिया, एक बार भी मेरी बेटी के बारे में नहीं सोचा तुमने? अरे पागल हो क्या, वो भी तो मेरी बेटी है।
आज कितने समय बाद मैंने उसे खुश देखा है। हाँ हाँ, तुम्हें तो उसी की खुशियां दिखाई देती हैं। उसकी मरी हुई माँ को कसम जो दी थी तुमने, अगर एक पल के लिए भी अपनी बेटी के बारे में सोचा होता ना, तो आज उस मनहूस की जगह मेरी बेटी उस घर पे राज करती। अरे ये सब कर्मों का खेल है आशा। आज रूपा के कर्मों की वजह से ही वो उसे इतनी खुशियां मिली हैं, नहीं तो इस घर में तो तुमने उसे सताने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ऐसा बोलकर गिरधारी लाल बाहर चला जाता है। माँ तुम चिंता मत करो, इस रूपा को ना मैं बताती हूँ, इससे ये सब कुछ छीन नहीं लिया ना तो मेरा नाम भी काजल नहीं। एक दिन रूपा की मामी और उसकी बहन काजल उससे मिलने उसके घर आती हैं। बहुत बड़े घर को देखकर दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। घर के नौकर खाने पीने में कोई कमी नहीं छोड़ते। अरे बहन जी, आप भी सोच रही होंगी कि ऐसे अचानक बिन बताए हम यहाँ कैसे आ गए। जी वो काजल अपनी बहन से मिलने का सोच रही थी, इसका बहुत मन था। बोलने लगी कि दीदी और जीजू को सरप्राइज देते हैं। अगर आपको बुरा लगा हो तो हमें माफ करना, बच्चों की बात मानकर मैं यहाँ आ गई। अरे बहन जी, कैसी बात कर दी आपने। ये आपकी बेटी का घर है और आपका भी। रूपा और नीरज अभी जरा बाहर गए हैं, आते ही होंगे। तब तक आप चाय नाश्ता करो, मैं नौकरों से कहकर आप लोगों के लिए कमरा तैयार करवाती हूँ। आप यहाँ आराम से रहिए। काजल और आशा बड़े मजे से चाय और स्नैक्स खाते हैं। फिर उस बड़े से कमरे में वो जाते हैं जहाँ पर एक एसी लगा था, एक बड़ा सा टीवी था और बहुत ही गुदगुदा एक बिस्तर, और सामने एक अलमारी थी जिसमें तरह तरह के कपड़े और मेकअप का सामान था। माँ मुझे तो लगता है ना इस रूपा के हाथ में खजाना लग गया है। अरे बेटा, अब तुम्हें कैसे भी करके ना ये सब कुछ अपना बनाना है और उस रूपा को इस घर से धक्के मारकर बाहर निकलवाना है। माँ अब आप देखती जाओ मैं कैसे ये सब कुछ अपना बनाती हूँ। शाम को रूपा और नीरज भी घर आ जाते हैं और रूपा अपनी मामी और काजल से मिलकर बहुत खुश होती है। अगली सुबह रूपा, मैंने अपने कमरे में एक फाइल रखी थी, मुझे मिल नहीं रही। जी कमरे में ही होगी, मैं अभी देखती हूँ। रूपा अपने कमरे में जाती है और हर जगह देखती है, लेकिन उसे वो फाइल नहीं मिलती। तभी वहां काजल आती है। जीजू, आपकी फाइल कहीं ये तो नहीं है? हाँ हाँ यही है, अच्छा हुआ मिल गई, बहुत इम्पोर्टेंट फाइल थी। थैंक्स काजल। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। हाँ जी, मेरी बेटी काजल बहुत समझदार है, हर चीज का ध्यान रखती है। और ये रूपा ना हमारी बहुत सीधी है, अरे चीजें इधर उधर रखकर भूल जाती है। घर पर भी ऐसा ही किया करती थी। इधर काजल रूपा के कमरे में जाती है। रूपा, वो नीरज जीजू चले गए, उनकी फाइल ना बाहर पड़ी थी, मैंने उन्हें दे दी। बाहर पड़ी थी, लेकिन इन्होंने तो उसे अपने कमरे में ही रखा था। उसी दिन दोपहर को रूपा नहा रही थी और काजल रूपा के कमरे में कुछ कर रही थी। तभी रूपा की सास वहां आती है और काजल को वहां देखती है और बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है और किसी को फोन करती है। दोपहर को सब लोग खाना खा रहे थे। रूपा बेटा, वो 2 दिन पहले मैंने तुम्हें 50,000 रुपए दिए थे, वो मुझे किसी को देने हैं, तुम्हारे पास है ना अभी? जी माँ जी, मेरे पास ही है, मैं अभी लेकर आती हूँ। रूपा अपने कमरे में जाती है और अपना पर्स खोलती है, लेकिन उसमें वो पैसे नहीं थे। अरे पैसे कहाँ गए? मैंने तो यहीं रखे थे। रूपा सब जगह देखती है, लेकिन पैसे कहीं भी नहीं थे। माँ जी, वो शाम को नीरज जी से बात करूंगी, लगता है इन्होंने लिए होंगे, अभी पैसे तो मेरी अलमारी में नहीं है। कुछ देर के बाद गिरधारी लाल रूपा के ससुराल आता है। अरे आप यहाँ? अरे भाई, बेटी के ससुराल ऐसे रुकना सही नहीं है, इसलिए मैं तुम लोगों को लेने आया हूँ। गिरधारी लाल अपनी बेटी और अपनी पत्नी को कमरे में ले जाता है
और अपनी बेटी से 50,000 रुपए मांगता है। अरे पापा, मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? ये सब आप क्या बोल रहे हो? मैं यहाँ ऐसे नहीं आया हूँ। मुझे सावित्री जी ने फोन किया था। उन्होंने तुम्हें रूपा के पैसे चुराते हुए देखा है। अब भलाई इसी में है कि चुपचाप सारे पैसे रूपा को लौटाकर यहाँ से निकल पड़ो। काजल अपने बैग में से पैसे निकालती है और रूपा के कमरे में रख देती है। माफ करना बहन जी, मेरी एक बेटी की भूल की सजा आप मेरी रूपा बेटी को मत देना। नहीं भाई साहब, रूपा पर हमें पूरा भरोसा है, वो कभी इसे नहीं तोड़ेगी। तभी वहां रूपा आती है। मामा जी, आप यहाँ इतनी जल्दी? और आप इन्हें क्यों लेकर जा रहे हो? आप अभी तो आए थे। बेटा, वो एक जरूरी काम है और घर पर गैया भी तो है। मैं काम पर जाऊंगा और तेरी मामी उसका ध्यान रखेगी। अच्छा बेटी, अब हम चलते हैं। इधर आशा और काजल अपनी गलती पर शर्मिंदा थे, इसलिए किसी से आंखें नहीं मिला पाते और चुपचाप वहां से लौट जाते हैं। शाम को रूपा को वो पैसे अपने दूसरे पर्स में मिलते हैं और वो पैसे लेकर अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, ये लो पैसे, मैंने ना गलती से दूसरे पर्स में रख दिए थे। कोई बात नहीं बेटी, अब तुम इसे रख लो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अब रूपा खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती है।